क्लास 9 के स्टूडेंट्स, आज सबसे पहले हम लोग फिजिक्स से सबसे पहला चैप्टर मोशन को डील करेंगे। और अभी चैप्टर को हम लोग समझते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले मोशन के बारे में जानते हैं। मोशन होता क्या है? तो कहते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट है जो अपने प्लेस को चेंज करता है तब हम लोग क्या कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। जैसे कि हम लोग इस कार को देख पाते हैं, तो ये कार फ़िलहाल अभी क्या है, ये कार अभी क्या है, मोशन, ये रेस्ट में है। जैसे ये अपना प्लेस चेंज करता है तो देखो ये पहले कहाँ था और अब कहाँ आ गया। तो ये ऑब्जेक्ट अपना क्या कर रहा है, पोजीशन को चेंज कर रहा है। पोजीशन चेंज करने की वजह से ही इसे हम लोग क्या कहेंगे, मोशन में आना कहेंगे। और अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है तब हम लोग क्या करते हैं, वो ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इज रेस्ट इफ़ इट डजंट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने प्लेस को चेंज नहीं करता है, दैट मीन्स वो वहाँ है, जहाँ है वहीं रहता है, तब हम लोग क्या कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है। अब टाइप ऑफ मोशन के बारे में जानेंगे तो बोल रहा है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। फर्स्ट इज़ ट्रांसलेटरी मोशन। तो यहाँ पे ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में जानते हैं। बताया जा रहा है कि इन ट्रांसलेटरी मोशन द पार्टिकल्स मूव फ्रॉम वन पॉइंट इन अ स्पेस टू अनदर। दिस मे बी ए स्ट्रेट लाइन और अलोंग अ पाथ। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ट्रांसलेटरी मोशन जो रहता है ये क्या करता है, किसी भी पार्टिकल्स के चारों तरफ क्या करते रहता है, मूव करते रहता है। जैसे कि हम लोग देख पाते हैं, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज़ अ कॉल्ड रेक्टेंगुलर मोशन। जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पे कोई भी सफ़र तय होता है, कोई भी मोशन कवर होता है, तो इस तरह के मोशन को हम लोग रेक्टिलियर मोशन कहते हैं। और अगर किसी सर्कुलर पाथ पर, किसी सर्कुलर पाथ मतलब एक सर्कुलर लूप होना चाहिए, अगर कोई मोशन अगर सर्कुलर पाथ पर हो रहा है तो उस तरह के मोशन को हम लोग कर्विलीनियर मोशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक फिगर हम लोग देख पा रहे हैं, एक बस है जो ए से निकलता है और बी तक जाता है। तो बताया जा रहा है कि ए से बी तक का डिस्टेंस 150 किलोमीटर है। तो ए से बी तक गया, 150 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, और बी से फिर वापस ए की तरफ आता है। तो हम लोग जानते हैं कि ए से बी तक गया तो 150 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, और बी से फिर ए की तरफ आता है तो फिर से 150 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया वो उसने, 300, 150 जाने में और 150 आने में। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ए से बी और बी से ए तक के आने में जो भी सफ़र तय किया गया, जो भी डिस्टेंस कवर किया गया, वो कितना हो जा रहा है, 150 किलोमीटर हो जा रहा है। वहीं बात करें डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग कहते हैं द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक के डिस्टेंस को ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि कार फिलहाल, वो जो बस है वो चलना कहाँ से स्टार्ट किया था, ए से चलना स्टार्ट किया था, और फिर से वापस ए पर ही आकर के रुक जा रहा है ना। पहले ए से बी तक गया और बी से फिर वापस ए तक आया। तो देखो चलना स्टार्ट किया था ए से और फिर ख़त्म हो गया ए पर ही। तो ए से चलता भी ए से ख़त्म भी हो जाता है। दैट मीन्स वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों क्या है, एक ही पॉइंट है, ए बोले तो ए से वो चलना स्टार्ट किया था और ए पर वो डिस्टेंस कवर कर लिया, मतलब अपना सफ़र को भी ख़त्म कर लिया, इसलिए वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, याद रखना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है ना। डिस्टेंस एक तरह से स्केलर क्वांटिटी होता है, याद रखना डिस्टेंस इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, और वेक्टर के डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक तरह से वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है ना कि इसमें एक डायरेक्शन बता दिया जाता है कि किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। और स्केलर का मतलब हम लोग जानते हैं कि उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड दे दिया जाता है, उसमें डायरेक्शन के बारे में बात नहीं होता, इसीलिए डिस्टेंस एक तरह से क्या हो जाता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया जाता है, दैट मीन्स इसका कोई वैल्यू दे दिया जाता है कि ये 300 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, पर डिस्टेंस इसमें मतलब डायरेक्शन नहीं पता चल पाता कि किस डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर किया है, इसीलिए डिस्टेंस एक तरह से स्केलर क्वांटिटी होता है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ फिगर दिए गए हैं, उससे बताया जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो। जैसे हम लोग पहले वाला फिगर को देख पाते हैं, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट्स। जैसे हम लोग पहले वाले फिगर को देख पा रहे हैं, तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से चलता है, यहाँ पर जा रहा है। देखो वो +1 से चला और कहाँ तक गया,
+4 तक गया। तो मैंने बताया था कि जब भी डिस्प्लेसमेंट निकालना रहता है तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट क्या है यहाँ पे +4, इसीलिए यहाँ पर +4 को क्या कर दिया गया, माइनस कर दिया गया इनिशियल पॉइंट यहाँ क्या था +1, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3, है ना। मतलब इस फिगर का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। नेक्स्ट फिगर हम लोग देख पाते हैं, यहाँ पर भी देखो बताया जा रहा है कि दूसरा जो फिगर देख पा रहे हैं, जैसे कि हम लोग इस फिगर को देखते हैं, इसमें है जो कोई ऑब्जेक्ट है जो -3 से निकलता है और वो -1 की तरफ जा रहा है ना। तो इसमें भी मैंने बताया कि डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए फाइनल को क्या करते हैं, इनिशियल से माइनस करेंगे। फाइनल पॉइंट क्या है, -1, दैट मीन्स -1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसके साथ, -3 के साथ। देखो यहाँ पे सॉल्व किया गया है, -1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया गया -3 के साथ, तो रिज़ल्ट क्या आता है, 2 आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं। अगर कोई ग्राफिकल पेपर में इस तरह से दे दिया जाए और बोलता है कि डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो उसमें हमेशा फाइनल को इनिशियल से सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब हम लोग यहाँ है जो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ एक ग्राफ दे दिया गया है, जैसे यहाँ कार ए है जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, जैसे कार ए को देख पा रहे हैं, पहले 5 सेकंड्स में है जो वो 10 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, दूसरे 10 सेकंड में 20, 15 सेकंड में 30, 20 सेकंड में 40, मतलब हर तरफ हम लोग देख पा रहे हैं कि हर एक 5 सेकंड में है जो इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है ना, 10, 20, 30, 40, 50, 60, है ना, हर तरफ है जो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ये एक तरह से क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन हो गया, है ना। तो हम लोग यूनिफॉर्म मोशन का हम लोग डिफाइन इस तरह से करेंगे कि व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, देन बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई बॉडी है जो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो उसे हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। अब ये कार बी को हम लोग देख पाते हैं, तो पहले 5 सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, फिर उसके बाद 15, फिर उसके बाद 20, फिर 30, 60, 65 और 75। देखो यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पर डिस्टेंस कितने का है, 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 5 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ 10 का डिफरेंस, फिर 10 का डिफरेंस, फिर 5 का डिफरेंस हो रहा है, फिर 10 का डिफरेंस हो रहा है ना। तो यहाँ पे समय तो बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन डिस्टेंस है जो अनइक्वल कवर कर रहा है ना। तो यहाँ पर कार बी जो होगा वो एक तरह से नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो जाएगा। तो हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन करेंगे कि व्हेन ए बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, देन अ बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, अब एक क्वेश्चन है जो आप लोग को बनाना है, जैसे राम और कृष्णा हैं जो कुछ डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि राम टेक्स 20 मिनट्स टू कवर 100 मीटर एंड कृष्णा टेक्स 10 मीटर टू कवर 700 मीटर। तो हु इज़ फास्टर, इसमें बताना है कि कौन फास्टर है, राम ज़्यादा तेज़ दौड़ रहा है या फिर कृष्णा ज़्यादा तेज़ दौड़ रहा है। आंसर निकल जाने के बाद कमेंट बॉक्स में है जो आंसर ड्रॉप कर देना। चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे। जैसे लिखा हुआ, वेलोसिटी इज डिफाइन एज डिस्टेंस कवर बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन यूनिट टाइम और स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कोई डिस्टेंस कवर करता है और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में है जो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है जो 15 मीटर है जो नॉर्थ की तरफ डिस्टेंस कवर कर रहा है ना। मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है जो 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है इन ईस्ट डायरेक्शन। तो इसमें इस तरह के स्टेटमेंट से ये पता चल रहा है कि कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है जो एक डिस्टेंस कवर कर रहा है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे दिया गया है, मतलब ईस्ट में या फिर वेस्ट में। तो मैंने बताया तो पहले ही बता चुका था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करता है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन में, तो वो एक तरह से डिस्प्लेसमेंट भी होता है ना, तो उसको डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस कवर करता है और उससे हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो वो वेलोसिटी कहलाता है। याद रखना, डिस्टेंस ट्रेवल बाय इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन की जगह हम लोग सीधे डिस्प्लेसमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट मीन्स वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम भी फॉर्मूला बन सकता है। डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी एक तरह से वेक्टर क्वांटिटी होता है।
क्योंकि इसमें बताया जा रहा है एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, यहाँ डायरेक्शन के बारे में बात हो रही है, तो डायरेक्शन का रिलेशन हमेशा वेक्टर क्वांटिटी से ही होता है, इसीलिए वेलोसिटी एक तरह से वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। अब हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में जानेंगे। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी होता है। तो जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर कोई बॉडी है, जो कोई भी ऑब्जेक्ट है जो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ए बॉडी इज सेड टू बी ए मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ़ इट्स कवर इक्वल डिस्टेंस एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वली टाइम में और एक फिक्स डायरेक्शन होना चाहिए, तब हम लोग क्या कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ट्रेवल कर रहा है। यही इसका जस्ट उल्टा, दैट मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो कब कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है। देखो यहाँ लिखा हुआ अनइक्वल डिस्टेंस, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम इंटरवल में और कोई फिक्स डायरेक्शन हो या फिर ना हो, अनइक्वल डिस्टेंस अगर कवर करता है तो वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कहलाता है। ठीक है, अब एक्सेलरेशन के बारे में जानते हैं। तो एक्सेलरेशन हमारी ज़िंदगी में हर तरफ होते रहता है। जैसे कि हम लोग एक ट्रेन को ही देखते हैं, तो ट्रेन क्या होने लगता है, जब भी स्टेशन पे आता है, जब भी स्टेशन पे पहुंचने वाला रहता है, तो इसकी स्पीड है जो धीरे धीरे होते 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 जैसे वो प्लेटफॉर्म पे आ जाता है, तो धीरे धीरे करके इसकी स्पीड लगातार डिक्रीज़ करते चली जाती है और फाइनली इसकी जो स्पीड रहती है वो ज़ीरो हो जाती है। लेकिन अगर वो ट्रेन फिर से स्टेशन से निकलने वाला रहता है, अगर वो ट्रेन स्टेशन से निकलने वाला रहता है, तो हम लोग देखते हैं कि अगर जब भी ये ट्रेन अगर स्टेशन से खुलती है तो धीरे धीरे करके उसकी स्पीड है जो बढ़ती चली जाती है और फाइनली काफ़ी ज़्यादा स्पीड हो जाती है। तो हम लोग दो कंडीशन देख पाते हैं, जब ट्रेन है जो स्टेशन पे आकर रुकने वाली रहती है तो धीरे धीरे करके उसकी स्पीड है जो घटती है, और जब स्टेशन से वो खुलने वाली रहती है तो धीरे धीरे करके उसकी स्पीड क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि